मैं डॉक्टर अंजू कुमार, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट, आज आपको बच्चेदानी की गिठान यानी फाइब्रॉइड्स यूट्रस के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। ये एक बहुत कॉमन समस्या है जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ यानी 15 से 45 साल की उम्र के में पाई जाती है और इससे 20 to 40% महिलाएं ग्रस्त रहती हैं। ये एक नॉन कैंसरस गठान है जो कि आपके बच्चेदानी में रहती है, लेकिन कभी बहुत रेयरली ये कैंसरस हो सकती है और बहुत तकलीफ नहीं देती है। ये क्यों होती है? बेसिकली ये हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होती है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन्स होते हैं एक लेडी में जो ओवरी प्रोड्यूस करती है, और हमारी फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स और पेस्टिसाइड्स आजकल जो बहुत यूज हो रहे हैं, हर्बिसाइड्स जो बहुत यूज हो रहे हैं, और इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स जो हैं, वो सब ओवरिन और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स पे एक्ट करके उसको डिसबैलेंस कर देते हैं। उस रेशियो को डिसबैलेंस से ये ग्रोथ स्टिमुलेट होती है और ये बच्चेदानी में मल्टीपल भी हो सकते हैं। अब दूसरा फैक्टर जेनेटिक है, जिसमें कि हेरिडिटरी फैक्टर आता है। अगर आपकी मदर, ग्रैंड मदर या सिस्टर किसी को भी फैमिली में है तो आपको भी इसके होने की संभावना है, तो इसके लिए आपको जांच कराना पड़ेगा। अब इसका जो फाइब्रॉइड है ये क्या समस्या पैदा कर सकती है आपकी बॉडी में, इसके डिपेंड करता है ये कि साइज, नंबर और उसका लोकेशन है। अगर ये जो गांठ है ये छोटे मटर के दाने से लेके बड़े बड़े ट्यूमर्स जैसे एक वाटरमेलन के साइज तक का हो सकता है बॉडी में, और इसका नंबर भी मल्टीपल हो सकता है एक ही महिला में। और लोकेशन जो है वो डिपेंड करती है, तीन प्रकार के होते हैं सब म्यूकोजल। जो सब म्यूकोजल है वो आपके म्यूकोजल लेयर जो अंदर की सतह होती है बच्चेदानी की उससे अराइज करते हैं, और वो कैविटी के अंदर जटिंग उसकी होती है जिसके कारण डिस्टॉर्ट हो जाती है कैविटी, और इसके कारण बहुत ब्लीडिंग होती है पेशेंट को और इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स में लैंड अप करती है पेशेंट। और उसमें पेशेंट अगर गर्भ धारण कर भी लेती है कभी ट्रीटमेंट से तो रिकरेंट अबॉर्शंस जैसे बार बार बच्चे का गिरना और प्री टर्म लेबर जैसी समस्या उसको आती है। अब सेकंड उसमें इंट्राम्यूरल सेकंड वैरायटी है इंट्राम्यूरल, जिसमें मायोमेट्रियम की ग्रोथ से होते हैं फाइब्रॉइड्स। ये मल्टीपल भी हो सकते हैं और ये फाइब्रॉइड्स जनरली पेन बहुत प्रोड्यूस करते हैं पेशेंट को, और ब्लीडिंग बहुत होती है। जैसे माहवारी बहुत जाएगी, पेशेंट बोलेगी कि हमें इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है या बहुत लंबे समय तक माहवारी जाती है, और ये इसकी सिम्टम्स हैं। सब सिरोजल जो है वो बाहर की सतह मतलब सिरोजल लेयर से अराइज करते हैं, और ये लेयर जो है ये जो अराइज होती है ये इससे जो ट्यूमर्स हैं पूरी कैविटी में स्प्रेड कर जाते हैं और इससे प्रेशर सिम्टम्स होते हैं। अगर वो फाइब्रॉइड आपके आंतड़ी पे प्रेस कर रहा है तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम करेगा, या फिर आपको खाने जैसे ब्लोटिंग एक सेंसेशन आएगी बॉडी में। और अगर आपके वो यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर दे रहा है तो आपको सिम्टम्स जैसे होंगे, यूटीआई के सिम्टम्स होंगे, या फिर आपको बार बार पेशाब लगने की प्रॉब्लम होगी। अगर वो आपके रेक्टम पे प्रेशर दे रहा है तो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स होगी। अगर यूरेटर आपकी पेशाब की नली जो किडनी और ब्लैडर को कनेक्ट करती है उस पर प्रेशर दे रहा है तो आपकी किडनीज में सूजन आ जाएगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है। तो ये सारे इसके लक्षण हैं अलग अलग प्रकार के जो हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब इसका हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं? पेशेंट पहले हमारे पास आता है तो ये सिम्टम्स लेके आता है, तो हम लोग उसको पहले पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में हम लोग उसको पीवी करके देख लेते हैं कि उसका साइज कितना बड़ा है, और अगर वो बड़ा लगता है तो हम लोग उसको यूएसजी स्कैन के लिए भेजते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैन में हम लोग को उसके नंबर और साइज का अंदाजा हो जाता है और नेचर ऑफ द फाइब्रॉइड का अंदाजा। अगर उसमें हम लोग को लगेगा कि कोई डिजेनरेटिव चेंजेस हैं या कोई हम लोग को सस्पिशियस लीजन नजर आती है उसमें, तो फिर हम लोग पेशेंट को एमआरआई स्कैन के लिए भेजते हैं। अब ये तो हम लोग के डायग्नोस्टिक टूल्स हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग अब उसके ट्रीटमेंट पे आते हैं कि हम लोग उसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का नंबर और उसके सिम्टम्स क्या है
और उसका फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, उसकी फैमिली कंप्लीट हुई है कि नहीं, और उसकी एज क्या है। अब पेशेंट अगर एसिम्प्टोमेटिक है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स हैं, तो हम लोग पेशेंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसको बोलते हैं कि आप 3 मंथ या 6 मंथ पे रिव्यू के लिए आइए, और पेशेंट को फिर असेस करते हैं कि उसका साइज जो है फाइब्रॉइड का बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब मेनोपॉज जैसे ही पेशेंट अचीव करता है तो हार्मोन लेवल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। इसके कारण वो जो हार्मोन्स हैं वो फाइब्रॉइड है वो अपने आप श्रिंक करने लगता है। अब सेकेंड, अगर वो कैटेगरी में आता है, अगर पेशेंट बहुत सिम्टोमेटिक है, जैसे उसको बहुत ब्लीडिंग है, उसका जनरल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस बहुत पुअर है, वीकनेस है, उसको हीमोग्लोबिन बहुत ड्रॉप कर गया है, एनीमिया हो गया है, तब फिर पहले हम लोग उसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत सारे हार्मोन टैबलेट्स हैं, ड्रग्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस हैं, जैसे GnRH एनालॉग्स हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल मेनोपॉज का सिचुएशन जो है वो क्रिएट करता है बॉडी में, जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कम हो जाते हैं और पेशेंट जो है वो उसको कुछ रिलीफ मिलता है ब्लीडिंग में और धीमे धीमे उसका साइज जो है वो श्रिंक करने लगता है। लेकिन ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी ट्रीटमेंट है। अगर हम लोगों को बाद में समझ में आता है कि पेशेंट ठीक है, अब हम लोग को सर्जरी वो एक्सेप्ट करने लायक हो गया है, तो फिर हम लोग उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है कि उसकी फैमिली कंप्लीट है कि नहीं, और उसका ये हेल्थ स्टेटस क्या है और उसकी एज क्या है। अब अगर उसका फैमिली कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको गर्भ धारण करना है, तब पहले हम लोग सिर्फ फाइब्रॉइड का वो फाइब्रॉइड का रिजेक्शन, मतलब उसको बच्चेदानी से फाइब्रॉइड को निकाला जाता है। वो दोनों प्रोसेस हैं, उसमें लैप्रोस्कोपिक भी है, हिस्टेक्टमी मतलब ओपन भी कर सकते हैं, और ओपन करने में थोड़ा सा ज्यादा समय उसको रहना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है। लैप्रोस्कोपिकली 2 दिन में उसको छुट्टी हो जाती है। अगर पेशेंट का फैमिली कंप्लीट हो गया है, तब फिर हम लोग उसको हिस्टेक्टमी एडवाइस करते हैं, जिसमें कि पूरा बच्चेदानी को निकाला जाता है फाइब्रॉइड के साथ, और वो भी हम लोग लैप्रोस्कोपिकली और ओपन करके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है एक हिस्ट्रोस्कोपिक रिजेक्शन। हिस्ट्रोस्कोपिक रिजेक्शन सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए है जहां पे पेशेंट इनफर्टिलिटी में लैंड अप किया है और उसका फाइब्रॉइड जो सब म्यूकोजल है, उसमें हम बच्चेदानी में दूरबीन नीचे से डालते हैं, पेट के द्वारा नहीं डालते हैं, और फिर उसको रिजेक्ट करके हम लोग निकालते हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर है और एक दिन में पेशेंट सुबह आए शाम को चला जाता है। तो ये एक नया टेक्निक है जिससे कि हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन लिमिटेड है कुछ पेशेंट्स के लिए। अब तीसरा एक नया टेक्निक है जिसको बोलते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ये एक इंटरवेंशनल सोनोलॉजिस्ट करता है, जो कि सब सिटीज में अवेलेबल नहीं है। इसमें कुछ जेल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हम लोग यूट्राइन आर्टरी में इंजेक्ट करते हैं थ्रू अ कैथेटर, और इसमें बेहोशी भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, और फिर वो फाइब्रॉइड को श्रिंक कर देता है। और श्रिंक क्योंकि वहां की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, और फाइब्रॉइड जब श्रिंक हो जाता है तो 80% उसमें पेशेंट की रिकवरी हो जाती है। लेकिन ये सब महिलाओं को आप नहीं दे सकते हो, सिर्फ पेशेंट जिनके बच्चे फैमिली कंप्लीट है, सिर्फ उनको आप एडवाइस कर सकते हो, और हर जगह ये अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारी डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं जो हम लोग एक महिला को ऑफर करते हैं जो फाइब्रॉइड से ग्रस्त रहती है, उसकी डिपेंडिंग एज, फर्टिलिटी सबको लेके। और हमारे सेंटर में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और अगर आप महिलाओं को किसी को भी फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है यूट्रस में, या कोई भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो आप हमारे पास कंसल्ट करने के लिए आ सकते हैं। थैंक यू. Thank you so much, ma'am, for joining us today. Dear viewers, if you have any question regarding this, please drop it in the comment box. We will address it to Dr. Anju Kumar. Thank you.